हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा में एक ऐतिहासिक नया भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया था और आज वो विधेयक जो अधिनियम बना है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए गया। ये 119 साल पुराना कानून को बदल रहा है। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए कानून को बदल रहा है। पहले तो मैं कह दूं कि सारी पार्टियों की सहमति हमें मिली। लोकसभा और राज्यसभा में हमने एक आम सहमति बनाने की पूरी प्रयास की। 2 साल लगे हैं इस भूमि अधिग्रहण कानून बनाने में। 5 सितंबर 2011 को मैंने विधेयक पेश किया था लोकसभा में और संयोग से 5 सितंबर 2013 को लोकसभा में इसको पूरी अनुमति मिली। तो 2 साल लगे हैं और सभी पार्टियों ने, विपक्ष के सभी पार्टियों ने, वामपंथी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी इन्होंने इनका स्वीकार किया। कुछ सुझाव भी दिए, कुछ आलोचना भी हुई, पर अंत में मैं समझता हूँ देश के सामने एक नया प्रगतिशील किसान पक्ष की, दलित पक्षी, आदिवासी पक्षी कानून बनाया गया। 1894 के कानून के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्यों नए कानून की जरूरत हमें पड़ी। पहले तो कलेक्टर को पूरा अधिकार दिया गया था पुराने कानून में, कितना भूमि अधिग्रहण होना चाहिए, किस वजह वो भूमि अधिग्रहण होगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा भूस्वामियों को, कब भूमि अधिग्रहण होगा, ये सब अधिकार कलेक्टर को दिए गए थे। इसका नतीजा ये था कि हमारे देश में कई जगहों में जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण हुआ करता था और किसान को सही मुआवजा नहीं मिल पाता था। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का जिक्र ही नहीं था पुराने कानून में। तो लाखों परिवार विस्थापित हो जाते थे, बेघर हो जाते थे और उनके लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था पुराने कानून में। सरकारें भूमि अधिग्रहण करती थी सार्वजनिक उपयोग के लिए और वो जमीन प्राइवेट बिल्डरों को, मॉल बनाने के लिए निजी संस्थाओं को दिया जाता था। अधिग्रहण हुआ करता था जब जरूरी थी 100 एकड़ भूमि तो 500 एकड़, 600 एकड़, 700 एकड़ भूमि अधिग्रहण हुआ करता था और अधिग्रहण होने के बाद 20-25 साल तक उस जमीन का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा। कुल मिलाकर 1894 कानून मैं समझता हूं एक तानाशाही कानून था, एक लोकतांत्रिक कानून नहीं था। सारे के सारे अधिकार कलेक्टर और राज्य सरकार को सौंपे गए थे और इसका नतीजा, जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश के हर राज्य में जमीन से जुड़े हुए जन आंदोलन पिछले 20 साल से चल रहे हैं। सभी राज्यों में, कोई इसमें बचा नहीं है। सभी राज्यों में जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, जमीन से जुड़े हुए जो नाराजगी किसानों में आई है, मैं समझता हूं ये एक राजनीतिक हकीकत है। तो ये है एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राजनीतिक पृष्ठभूमि इस नए कानून का। इस नए कानून के मुख्य प्रावधान क्या है, पर मैं संक्षिप्त में आपको कहना चाहता हूं इस नए कानून के मुद्दे क्या हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं। पहली बात, जबरदस्ती कानून इतिहास हो गया इस कानून के बाद। कहीं भी जबरदस्ती अधिग्रहण की गुंजाइश नहीं होती। जहां निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करती हैं सरकारें, 80% किसानों की लिखित अनुमति के बाद ही वो भूमि अधिग्रहण हो सकता है और अनुमति
सिर्फ अधिग्रहण के लिए नहीं परंतु मुआवजे के लिए भी अनुमति 80% किसानों की मंजूरी के बाद ही निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण हो सकता है। दूसरी बात, हमने ग्रामीण इलाकों में मुआवजा 4 गुना बढ़ाया है। जो आज किसान को मिल रहा है 4 गुना न्यूनतम, इसका जिक्र मैं बाद में भी करूंगा, पर मिनिमम न्यूनतम 4 गुना हम ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहे हैं और शहरी इलाकों में जो जमीन बेचा जाता है, अधिग्रहण होता है, वहां मुआवजा दुगना किया गया। तो किसान को 4 गुना ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में और शहरों के आसपास, कस्बों के आसपास दुगना मुआवजा दिया जाए। तीसरी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी कानून में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रबंध किए गए हैं। किसी भी राज्य में कोई कानून नहीं है पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए। अब तक नीतियां रही हैं, कोई कानून नहीं है। पहली बार कानून में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की परिभाषा दी गई है। 25 ऐसे प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को कवर करेगा और कानून में साफ कहा गया है कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रबंध के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। तीसरी बात, जो सबसे आपत्तिजनक प्रावधान था 1894 के कानून में, जिसका सभी सरकारों ने दुरुपयोग किया है, वो है अर्जेंसी क्लॉज। यानी कि हमें तत्काल जमीन चाहिए तो अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करो। इस कानून में हमने अर्जेंसी क्लॉज को बहुत सीमित रखा है और 2 ही परिस्थितियां हैं जहां सरकारें अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल कर सकती हैं और वो 2 परिस्थितियां हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरी परिस्थिति है प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा कभी भी अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल नहीं हो सकता और जब अर्जेंसी क्लॉज का उपयोग होता है, किसान को 4 गुना मुआवजे के ऊपर 75% और मुआवजा दिया जाएगा। अगली बात, जब सरकारें भूमि अधिग्रहण करती हैं सार्वजनिक उपयोग के लिए, वो और किसी उपयोग के लिए वो भूमि को डाइवर्ट नहीं कर सकती। आपने उद्योग के लिए अधिग्रहण किया है, उद्योग के लिए ही इस्तेमाल होगा। आपने कुछ सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहण किया है, उसी उपयोग के लिए इस्तेमाल होगा। आप अधिग्रहण के नाम पर निजी कंपनी या बिल्डरों को अधिग्रहण भूमि नहीं दे सकते। और अगर 5 साल में आपने अधिग्रहण भूमि का इस्तेमाल नहीं किया, वो भूमि किसान को वापस लौटाया जाएगा। ये उम्मीद नहीं है, ये कानूनी प्रावधान है। मैं जो कुछ कह रहा हूं सब कानून के प्रावधान के बारे में कह रहा हूं। अगर 5 साल में किसी भी अधिग्रहण भूमि में कोई काम नहीं होता है तो सरकारों पर यह बनता है, कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो आप किसान को वापस वो जमीन लौटाएं। जैसा कि मैंने कहा, कलेक्टर की भूमिका को सीमित रखा गया है और जिस फॉर्मूला के आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा वो कानून में लिखा गया है। आज वो मुआवजा किसी के मन में है, किसी मंत्री या किसी कलेक्टर या किसी मुख्यमंत्री या किसी केंद्रीय मंत्री के मन में रहता था कि मुआवजा क्या होना चाहिए। अब वो नहीं रहेगा।
कानून में स्पष्ट लिखा गया है कि किस आधार पर, किस मानक पर मुआवजा तय किया जाएगा, 4 गुना, दुगुना, वो सब कानून में रखा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए विशेष महत्व रखते हैं वो है कि आदिवासी इलाकों में बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। और मध्य प्रदेश में मंडला, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा, ये है शेड्यूल 5 एरियाज, आदिवासी इलाके। और यहां पहली बार किसी कानून ने स्वीकारा है कि ग्राम सभा के अनुमति के बिना, अनुमति, मशवरा नहीं, अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। और जो गैर आदिवासी इलाके हैं, जो और जिले रह गए हैं जिसका जिक्र मैंने नहीं किया है मध्य प्रदेश में, वहां ग्राम सभा के मशवरे के बाद ही भूमि अधिग्रहण होगा। तो ग्राम सभा को हमने अधिकार दिए हैं पहली बार, क्योंकि ग्राम सभा एक संवैधानिक, संविधान में उसका जिक्र किया गया है, हमने उनको अधिकार नहीं दिया था। और ग्राम सभा को आदिवासी इलाकों में अनुमति के बिना अधिग्रहण नहीं होगा, और जो नॉन शेड्यूल 5 एरियाज हैं वहां ग्राम सभा के मशवरे और बातचीत के बाद ही भूमि अधिग्रहण हो सकता है। बहुफसल सिंचित जमीन का अधिग्रहण कभी नहीं होगा। जहां होना ही है तो क्यों हो रहा है उसको स्पष्ट करना होगा राज्य सरकारों को, और कुछ सीमाएं होनी चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा पर इसका दुरअसर नहीं हो। वो सीमा क्या है हमने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। मध्य प्रदेश के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रबंध जो किया गया है मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए, ये है भूतलक्षी प्रावधान, रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज, भूतलक्षी प्रावधान। 3 परिस्थितियां हमने इस कानून में लिखा है जहां भूतलक्षी प्रावधान लागू होगा। पहला, जहां पुराने कानून के तहत मुआवजा का घोषणा नहीं हुआ है, जहां पुराने कानून के तहत मुआवजा का घोषणा नहीं हुआ है, नया कानून लागू होगा। मध्य प्रदेश के किसान जिनसे भूमि अधिग्रहण हुआ है पिछले कानून के तहत, पर जिनको मुआवजा का घोषणा नहीं हुआ है, उनको 4 गुना मुआवजा मिलना उनका कानूनी हक बनता है। पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, जहां मुआवजा का घोषणा हो चुका है पर जमीन का भौतिक कब्जा नहीं किया गया है। यह भी हमें कई राज्यों में देखने को मिला है कि अवार्ड तो हो चुका है, अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, पर फिजिकल पोजेशन, भौतिक कब्जा नहीं किया गया है, तब भी नए कानून के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। और तीसरी बात, जहां 5 साल से भी पुराने जो अधिग्रहण के केसेस हैं, जहां बहुमत से किसानों ने मुआवजा नहीं स्वीकारा है, ये भी है कई जगहों में, जो 5 साल से भी पुराने केसेस हैं, जहां किसानों ने बहुमत से 50% से अधिक किसानों ने मुआवजा नहीं स्वीकारा है, तो नया कानून लागू होगा। तो ये 3 परिस्थितियां हैं भूतलक्षी प्रावधान, जिनके तहत
जो पुराने केसेस हैं और ये 5 साल से भी अधिक भी हो सकते हैं, नया कानून उन पर भी लागू होगा। नया कानून माने मुआवजा। प्रक्रिया तो हो गई है, पर मुआवजा नए कानून के आधार पर दिया जाए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमने राज्य सरकारों पर बहुत कुछ चीज छोड़े हैं इस कानून में। ये कानून, ये बात उठी थी लोकसभा में और राज्यसभा में, और मैंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि भूमि अधिग्रहण हमारे संविधान के समवर्ती सूची में है। हमारे संविधान में 3 सूची होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में जो विषय पाए जाते हैं, जैसा कि भूमि अधिग्रहण, समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकारें भी अपने कानून बना सकते हैं और केंद्र सरकार भी अपना कानून बना सकता है। पर अगर केंद्र और राज्य के बीच में अंतर विरोध है तो केंद्र का कानून सर्वोपरि है। तो भूमि अधिग्रहण कानून समवर्ती सूची के आधार पर, संविधान के समवर्ती सूची के आधार पर बनाया गया है। सभी राज्य अपने भूमि अधिग्रहण कानून बना सकते हैं, पर वो केंद्र के कानून से घटा नहीं सकते, पर केंद्र के कानून को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर से, अगर मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि 4 गुना मुआवजा हम 6 गुना करेंगे, तो बिल्कुल उनका अधिकार है, पर वो दुगना नहीं कर सकते। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को और मजबूत कराना चाहते हैं, 1 एकड़ जमीन के बदले में हम 2 एकड़ जमीन देना चाहते हैं, बिल्कुल वो अधिकार राज्य सरकार के पास है, पर 1 एकड़ को आधा एकड़ नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये कानून, नया कानून एक न्यूनतम रेखा तय करता है। उस न्यूनतम रेखा के नीचे कोई भी राज्य सरकार जा नहीं सकती, पर उस न्यूनतम रेखा को बढ़ा सकती है। 4 गुना मुआवजा को 6 गुना कर सकती है, दुगना मुआवजा को 3 गुना कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया। तो इस कानून को घटा नहीं सकते, इस कानून को बढ़ा सकते हैं राज्य सरकार। 2 और चीजों का मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है। ये कानून भूमि अधिग्रहण के लिए है, भूमि खरीद के लिए नहीं। भूमि खरीद अलग है, भूमि अधिग्रहण अलग है। अधिग्रहण माने जब सरकार अपना शक्ति, अपना प्रभाव, अपना अधिकार का उपयोग करता है भूमि अधिग्रहण के लिए। खरीद माने जो खरीदता है, जो बेचता है और जो खरीदता है, उनके बीच में आपस में समझौता हो जाता है किस मुआवजे पर वो जमीन खरीदी जा रही है, किस मूल्य पर वो जमीन खरीदी जा रही है। तो भूमि खरीद पर, निजी भूमि खरीद पर ये कानून कुछ नहीं कहता है, पर एक महत्वपूर्ण प्रावधान हमने किया है इस कानून में, जो निजी खरीद पर भी लागू होगा। हमने ये कहा है इस कानून में कि निजी खरीद के संदर्भ में भी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अनिवार्य है। आप खरीद नहीं सकते और लोगों को आप बेघर नहीं छोड़ सकते। आप खरीद नहीं सकते और विस्थापन, जो लोग विस्थापित होते हैं, उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रबंध करने के बिना आप खरीद नहीं सकते। किस सीमा के ऊपर यह प्रावधान लागू होगा, यह हमने राज्यों पर छोड़ा है। मिसाल के तौर से मध्य प्रदेश सरकार तय कर सकती है कि 100 एकड़
अगर 100 एकड़ खरीदा जाता है, अगर कोई 100 एकड़ के ऊपर खरीदता है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान लागू होंगे। अगर 100 एकड़ से कम है, प्रावधान नहीं लागू होंगे। ये सभी अधिकार हमने राज्यों को दिए, पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े बिल्डर जाके जमीन खरीदते हैं और लोगों को बिल्कुल बेघर और विस्थापित छोड़कर चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इस कानून में प्राइवेट परचेस में भी आरएनआर लागू होगा, इसका प्रावधान किया गया। दूसरी बात, और ये सुझाव जिन लोगों ने आपने बहस सुनी होगी, मैंने स्वीकारा लोकसभा में कि इस संशोधन का नाम सुषमा स्वराज संशोधन होना चाहिए, क्योंकि ये सुझाव उनसे आया कि लीजिंग का प्रावधान भी होना चाहिए, कि एक तो अधिग्रहण है, दूसरा तो प्राइवेट परचेस है, और तीसरा लीज भी हो सकता है। अगर राज्य सरकार जमीन लीज पर देना चाहती है तो वो अधिकार राज्यों पर होनी चाहिए। हमने वो भी संशोधन माना है, और इस कानून में हमने ये कहा है कि लीजिंग का विकल्प भी राज्य सरकारें अपना सकती हैं, और क्या नियम होने चाहिए उस लीजिंग के लिए, वो राज्य सरकारों पर हमने छोड़ा। अंत में मैं ये कहूंगा कि ये नया भूमि अधिग्रहण कानून हमारी यूपीए सरकार का जो कानूनी हक के आधार पर विकास का नजरिया हमने 2004 के लोकसभा घोषणा पत्र में अपनाया था, ये कानून छठा मील पत्थर है। कानूनी हक के आधार पर विकास होना चाहिए। आरटीआई पहला मील पत्थर था, 2005 में हम लाए, और आरटीआई से जनता को हक मिला सूचना निकालवाने का प्रशासन से। वो हक है, आरटीआई जनता का हक बनता है, एक कानूनी हक बनता है। अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है, आप इंफॉर्मेशन कमीशन को जा सकते हैं, और आज आरटीआई हमारे ही खिलाफ लागू होने लगा। तो इसीलिए मैं इसका हिंदी नहीं जानता हूं, इसका अंग्रेजी में मैंने कहीं कहा माइलस्टोन जो बन गया मिलस्टोन, यानी हमारे गले में अभी फांसी हो गई है। पर हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरटीआई पहला मील पत्थर था इस कानूनी हक की रणनीति में। दूसरा, हम महात्मा गांधी नरेगा लाए 2005 में, और आज ग्रामीण भारत के हर 4 परिवारों में से एक परिवार महात्मा गांधी नरेगा का लाभार्थी बना। तीसरा मील पत्थर था वन अधिकार अधिनियम 2006। कांतिलाल भूरिया जी मंत्री थे, वन अधिकार अधिनियम लाया गया। इनकी भूमिका बहुत रही उस दिन, मुझे आज भी याद है। वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों को और जो जंगल में रहते हैं उनको अधिकार दिया गया, और आज 13 लाख आदिवासी परिवार उनको व्यक्तिगत पट्टे मिले हैं। जो जंगल में रहते हैं, वहां खेती करते हैं, पट्टा मिला है, और आजीविका उनको सुरक्षित रखा गया है, उनकी आजीविका। तो ये तीसरा मील पत्थर था। चौथा मील पत्थर राइट टू एजुकेशन 2008। इसके तहत राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चा जो 6 साल और 14 साल के बीच में है उसको स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। वो कानूनी हक है। अगर आप स्कूल की सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, आप न्यायालय को जा सकते हैं। 5वां मील पत्थर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो 3 हफ्ते पहले बना, और 6ठा मील पत्थर ये नया भूमि अधिग्रहण कानून। आप देखेंगे जो कागजात आपके सामने हैं, 1894 कानून का नाम था भूमि अधिग्रहण कानून 1894।
इस कानून का नाम भूमि अधिग्रहण कानून 2013 नहीं है। इस कानून का नाम काफी कुछ लंबा है, उसको कहूंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं। पर उस शीर्षक में आप देखेंगे, उस शीर्षक में किसानों का अधिकार, मुआवजे का अधिकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार उस शीर्षक में ही शामिल किया गया है। यानी कि ये सिर्फ भूमि अधिग्रहण कानून नहीं है, ये वो कानून है जो मुआवजा को एक कानूनी हक बनाया है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को कानूनी हक बनाया है, और उसके बाद भूमि अधिग्रहण का जिक्र किया गया। तो ये कानूनी हक के द्वारा जो हम विकास का नजरिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने जनता के सामने रखी 2006 में, 2004-05 में, ये छठा मील पत्थर है। और हमने इसलिए ये नजरिया अपनाया ताकि जनता को हक मिले, प्रशासन पर दबाव बनाए रखे, और अगर वो हक मिलने में कुछ कमी है, शिकायत निवारण के लिए कुछ दरवाजे खोले जाए। प्रशासन के अलावा और कोई दरवाजे, संस्थाओं के दरवाजे, न्यायालय के दरवाजे खोले जाएं ताकि जनता का शिकायत निवारण सही तरीके से हो सके। तो साथियों, ये रहा भूमि अधिग्रहण कानून संक्षिप्त में 2013 का कानून के बारे में। विस्तार में जो कागजात आपके पास हैं उसमें लिखा गया है। मैं यही कहूँगा, और इस कहने के बाद मैं आपका सवाल लूँगा, कि ये कानून किसान के पक्ष में है, आदिवासी के पक्ष में है, दलित के पक्ष में है, और पहली बार भूमिहीनों को भी शामिल किया गया है मुआवजे में। जो भूमिहीन हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो आजीविका खोते हैं, सिंगूर के मिसाल से प्रभावित होकर हमने ये किया है, क्योंकि सिंगूर में जब भूमि अधिग्रहण हुआ था पश्चिम बंगाल में, हमने ये देखा था कि न केवल किसान बल्कि खेत मजदूर, वहां जो चाय के दुकानें चलाते हैं, साइकिल रिपेयर शॉप चलाते हैं, वो सब विस्थापित हो गए। तो इस कानून में किसान, दलित, आदिवासी और जो आजीविका खोते हैं, भूमिहीन, खेत मजदूर, कोई भी हो, सभी को मुआवजा मिलेगा जब भूमि अधिग्रहण होता है उनके इलाके में। तो ये रहा भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में।